हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मेथड टू स्टडी द फिजिक्स पढ़ा था। हमने मेथड टू स्टडी द फिजिक्स, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड्स क्या हैं। हम पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे कि फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड क्या हैं। तो इसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। वो दो मेथड कुछ इस तरह से थे। पहला था यूनिफिकेशन और दूसरा मेथड था रिडक्शन। पहला मेथड था यूनिफिकेशन और दूसरा मेथड था रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। एक बार हम फिर से उसको रिपीट किए दे रहे हैं कि यूनिफिकेशन क्या था। यानी देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड्स क्या हैं। फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड कौन कौन से हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने दो मेथड के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स को स्टडी करने के दो मेथड पॉसिबल हैं। कौन कौन से दो मेथड? तो पहला मेथड था यूनिफिकेशन और दूसरा मेथड था रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या था? यूनिफिकेशन था कि कई सारे फिनोमेना को एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना, यानी डिफरेंट फिनोमेना को एक सिंगल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना ही यूनिफिकेशन था। अलग अलग फिनोमेना को सिंगल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना क्या था? यूनिफिकेशन। यानी हमारे पास फिनोमेना तो बहुत सारे थे, लेकिन जो उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सिंगल प्रिंसिपल से। यानी हमारे पास रूल बहुत सारे ना हो, रूल हमारे पास कुछ गिने चुने रूल हों, उन्हीं से हम कई सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दें। तो इस मेथड को हम बोलते थे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब रिडक्शनिज्म क्या है, इसकी बात करते हैं। रिडक्शनिज्म यानी कोई भी फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। कोई भी फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, यानी किसी फिनोमेना को अगर हमें अच्छे से समझना है, किसी प्रोसेस को अच्छे से समझना है, तो उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें। हम उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें और इन छोटे छोटे स्टेप की हेल्प से हम समझें। किसी भी फिनोमेना को अगर हमें समझना है, उसको हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें और उन स्टेप्स की हेल्प से उसको समझें, तो इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। यानी किसी प्रोसेस को, किसी बहुत बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए और इन छोटे छोटे पार्टों को समझकर, यानी किसी बहुत बड़े फिनोमेना को, बहुत बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए और इन छोटे छोटे पार्टों को अच्छे से समझकर इस बड़े फिनोमेना को समझ लिया जाए। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। इसी प्रोसेस को रिडक्शनिज्म कहते हैं। नहीं, हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा फिनोमेना है, हम उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लें, उन छोटे छोटे स्टेप में उसको समझकर उस पूरे एक फिनोमेना को हम समझ लें। उस छोटे छोटे स्टेप को समझकर हम क्या कर लें? उस पूरे एक फिनोमेना को समझ लें। तो ये प्रोसेस हमारा क्या होगा? रिडक्शनिज्म। डिफिनेशन क्या होगी? अ प्रोसीजर और थ्योरी दैट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स डाटा, दैट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स डाटा एंड फिनोमेना टू सिंपल टर्म। यानी रिडक्शनिज्म वो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या बहुत ही डिफ़िकल्ट फिनोमेना होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट डाटा होता है, उसको सिंपल टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। उन सिंपल टर्म को अच्छे से हम समझते हैं और उसके बाद इनको समझकर इस पूरे फिनोमेना को हम समझ जाएंगे। यानी इन छोटे छोटे टर्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी फिनोमेना को छोटे छोटे टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। इन छोटे छोटे टर्म को समझकर हम पूरे एक फिनोमेना को अच्छे से समझ लेते हैं। ये प्रोसेस है रिडक्शनिज्म। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम रेनबो की बात कर रहे हैं कि हमने ये देखा कि रेनबो बनना है, तो रेनबो को हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे रेनबो, यानी रेनबो कैसे बना, उसको एक साथ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम लाइट की प्रॉपर्टी समझेंगे, क्योंकि हमने ये देखा था कि रेनबो तभी बन रहा था जब पानी बरसते बरसते धूप निकल रही थी। रेनबो तभी बन रहा था जब पानी बरसते बरसते धूप निकल रही थी। धूप का मतलब लाइट। तो पहले हम लाइट की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। हम उसके बाद समझेंगे कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हम इसको अच्छे से समझेंगे। जब ये हमें समझ में आ जाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि जब इस लाइट को किसी प्रिज्म से या वाटर ड्रॉप, प्रिज्म या वाटर ड्रॉप, क्योंकि वाटर ड्रॉप एक प्रिज्म का शेप होती है, प्रिज्म ऐसा होता है और वाटर ड्रॉप भी लगभग नियर अबाउट ऐसे ही शेप वाटर ड्रॉप भी बनाती है। तो जब कोई लाइट किसी प्रिज्म या वाटर ड्रॉप से पास होती है तो स्कैटर हो जाती है। तो क्या हो जाती है?
स्कैटर हो जाती है, तो पहले हमें स्कैटरिंग समझनी होगी कि ये स्कैटरिंग क्या है, हमें स्कैटरिंग समझना होगा। स्कैटरिंग क्या है, हमें डिस्पर्सन समझना होगा। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तब हम एक्सप्लेन कर ले जाएंगे कि ये रेनबो कैसे बना। हम जब ये छोटे छोटे स्टेप समझ लेंगे तब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे कि रेनबो कैसे बना। यानी रिडक्शनिज्म जो है यही प्रोसीजर है कि किसी भी फिनोमेना को उसके छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दीजिए, उन छोटे छोटे स्टेप को अच्छे से समझकर पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। इस प्रोसेस को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है बेटा, क्या क्या स्कोप है फिजिक्स का। देखिए आज के समय में हमारे डेली लाइफ के जो भी यूजेस हैं वो सिर्फ मतलब पूरी तरह से फिजिक्स से घिरे हुए हैं। यानी हम आज के समय में कंप्लीटली फिजिक्स से घिरे हुए हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो फिजिक्स की हेल्प से ही बनाई गई हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो फिजिक्स की हेल्प से बनाई गई। यानी ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स के बिना हमारी लाइफ एक तरह से अधूरी होती बिल्कुल। हम आज एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं, हम पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर, फ्रिज, ये सब फिजिक्स की हेल्प से बनाए गए। यानी कोई भी मशीन फिजिक्स की हेल्प से ही बनती है, तो बिना फिजिक्स के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। तो फिजिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड। यानी फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वाइड है, इज़ वेरी वाइड। एवरी इवेंट विच अकर्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ इज गवर्न्ड बाय वन और अदर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यानी हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं या जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल के हेल्प से ही बनाई गई हैं। वो फिजिक्स के प्रिंसिपल के हेल्प से ही बनाई गई हैं। जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उनमें सब में फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, सब में फिजिक्स के लॉ हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से फिजिक्स के घिरे हुए हैं। हम मोबाइल फ़ोन आज यूज कर रहे हैं वो भी फिजिक्स की हेल्प से ही बनाया गया है। इंटरनेट, यानी जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की हेल्प से बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कंप्लीटली फिजिक्स से घिरे हुए हैं। फिजिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जिनसे भी हम घिरे हुए हैं, वो सब फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही बनाए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स सब फिजिक्स के प्रिंसिपल से बनाए गए। अच्छा, इसके रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फिजिक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, स्कोप या रेंज मतलब एक ही है। तो फिजिक्स से हम छोटी से छोटी चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं। इट कवर्स वाइड रेंजेस ऑफ मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी एटसेट्रा। यानी इसका जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम छोटे से छोटी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। हम हल्की सी हल्की चीज़ को भी वेट कर सकते हैं, उसका वजन पता कर सकते हैं, और भारी से भारी चीज़ का भी वजन पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 10⁻31 kg, यानी इतना कम, जो कि किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। 10⁻31 kg को भी हम मेज़र कर सकते हैं और 10⁻55 kg को भी मेज़र कर सकते हैं। 10⁻55 आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। यानी 10 के बाद 55 जीरो, 10 के बाद 55 जीरो। यानी हम छोटे से छोटा मास भी मेज़र कर सकते हैं। 10⁻31 kg जो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसको भी मेज़र कर सकते हैं। और 10⁻55 kg जो कि यूनिवर्स के मास को कंसीडर किया गया है, सिर्फ कंसीडर किया गया है, इसके रियल फैक्ट नहीं है। तो 10⁻55 kg जो कि मास ऑफ यूनिवर्स है, इसको भी हमने मेज़र किया है। उसी तरह से लेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की लेंथ, यानी न्यूक्लियस की लेंथ बहुत छोटी होती है। कितनी, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो सिर्फ 10⁻15 मीटर नियर अबाउट होती है। तो हम इतना छोटे से छोटा भी मेज़र कर सकते हैं। 10⁻15 मीटर को भी मेज़र कर सकते हैं। तो हम 10⁻26 मीटर को भी मेज़र कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्स की लेंथ मानी गई है। तो हम छोटे से छोटा मेज़र कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फिजिक्स की हेल्प से। और बड़े से बड़ा भी मेज़र कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फिजिक्स की हेल्प से। हम छोटे से छोटा मास मेज़र कर सकते हैं और बड़े से बड़ा मास भी मेज़र कर सकते हैं। उसी तरह से हम छोटी से छोटी लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वाइड है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हर तरफ फिजिक्स है। हमारे डेली लाइफ में हम जो कुछ भी देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उन सब में फिजिक्स है। कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे फिजिक्स ना हो, जहाँ पे फिजिक्स का प्रिंसिपल काम ना कर रहा हो, सब जगह फिजिक्स है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो स्कोप था वो इतना वाइड था कि इसको कई सारी ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया। फिजिक्स का स्कोप, अभी अभी हमने पढ़ा कि फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वाइड था। बहुत ही वाइड स्कोप होने की वजह से फिजिक्स को क्या किया गया, इसको ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया। तो फिजिक्स के जो मेन दो डोमेन्स थे, मेनली दो डोमेन्स थे। कौन कौन से 2 डोमेन्स थे, एक था माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक और एक
माइक्रोस्कोपिक। दो डोमेन में फिजिक्स को फिलहाल के लिए दो डोमेन में डिवाइड, यानी शुरुआत में दो डोमेन में डिवाइड किया गया था। अब फिलहाल मौजूदा समय में एक तीसरी ब्रांच और बन गई है, उसको भी अभी हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मेनली फिजिक्स को दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया। ये स्कोप के हिसाब से डिवाइड किया गया। स्कोप के हिसाब से मतलब फिजिक्स की जो रेंज थी, फिजिक्स का जो स्कोप था वो बहुत ही वाइड था। फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वाइड होने की वजह से उसको डिवाइड किया गया, क्योंकि एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो जो डोमेन्स डिवाइड किए गए उनमें से मेन थे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। पहले चलिए इनका मतलब हम समझते हैं। इनका मतलब क्या था मैक्रोस्कोपिक? पहले मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका साइज बड़ा था, ऐसे सारे एलिमेंट जिनका साइज बहुत बड़ा था, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत बड़ा था, उनकी स्टडी की गई। उस ब्रांच को कहा गया मैक्रोस्कोपिक। यानी मैक्रोस्कोपिक वो ब्रांच थी जिनमें उन सभी ऑब्जेक्ट या उन सभी एलिमेंट्स की स्टडी की गई जिनका साइज बड़ा था, जिनका वेट ज़्यादा था, उन सब की स्टडी की गई माइक्रोस्कोपिक में। यानी जिनका साइज भी बड़ा था और जिनका वेट भी ज़्यादा था, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख सकते थे, वो सब कुछ स्टडी किसमें की गई? माइक्रोस्कोपिक में। जबकि माइक्रोस्कोपिक क्या था? माइक्रो नाम से क्लियर हो रहा है। माइक्रो यूनिट आपने शायद पढ़ी भी होगी। माइक्रो यानी 10⁻⁶ मीटर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ मीटर। यानी ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत छोटा था और जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते थे, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत छोटा था, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते थे, उनकी स्टडी जो की गई वो माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में की गई। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम, इन सब की स्टडी माइक्रोस्कोपिक में की गई, क्योंकि इनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते और इनका साइज भी बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से फिजिक्स को मेनली तो दो ही ब्रांचों में डिवाइड किया गया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो थे जिनमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की गई, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी, जैसे स्टार्स हो गए, गैलेक्सी वगैरह हो गई, यानी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी की गई, उनको कहा गया मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक वो थे जिनमें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की स्टडी की गई। बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, न्यूक्लियस, यानी इनकी जो स्टडी की गई वो माइक्रोस्कोपिक थी। अब इनमें बीच में एक तीसरी ब्रांच और बनी, वो इन दोनों के बीच की ब्रांच थी। इन दोनों के बीच की ब्रांच का मतलब उसको नाम दिया गया मेसोस्कोपिक। अब मेसोस्कोपिक क्या था? देखिए, मैक्रोस्कोपिक में बड़े ऑब्जेक्ट थे, माइक्रोस्कोपिक में बहुत छोटे ऑब्जेक्ट थे। तो इन दोनों के जो बीच के ऑब्जेक्ट थे उनको रखा गया मेसोस्कोपिक में। पहले तो मेनली दो ही ब्रांचें बनी थी, मैक्रो और माइक्रो, लेकिन फिर ये पता चला कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो है वो तो मेसो में आते हैं। मेसो का मतलब ना ही बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो है वो ना ही बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं। तो उन सब की स्टडी जो की गई वो किस में की गई? मेसोस्कोपिक में। तो इस तरह से स्कोप के अकॉर्डिंग फिजिक्स को डिवाइड कर दिया गया तीन ब्रांचों में। वो तीन ब्रांचें कौन कौन सी थी? मैक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो था, यानी पहली ब्रांच जो थी मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में उनकी स्टडी की गई जो बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट थे, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट थे। माइक्रोस्कोपिक में उनकी स्टडी की गई जिनका साइज बहुत छोटा था, जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट थे। जबकि मेसोस्कोपिक में उनकी स्टडी की गई जो माइक्रो और माइक्रो के बीच में थे, यानी जो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट थे उनकी स्टडी मेसोस्कोपिक में की गई। देखिए बेटा, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है उसमें हम मेनली क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स। माइक्रोस्कोपिक में हम क्लासिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। डिफिनेशन क्या होगी माइक्रोस्कोपिक की? तो क्लासिकल फिजिक्स डील विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना विच मे बी एट द लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यानी बहुत बड़ी साइज की स्केल होती है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल स्केल बोलते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं? लैबोरेटरी का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांचें आती हैं? माइक्रोस्कोपिक में ब्रांचेस कौन कौन सी शामिल हैं? तो इट इंक्लूड्स ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन वगैरह की स्टडी करते हैं, मोशन, फोर्स, एनर्जी। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भी स्टडी करते हैं इसमें।
थर्मोडायनामिक में हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर और हीट की स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इनको पढ़ते हैं, करंट के बारे में, जिससे हमारे पंखे वगैरह, बल्ब वगैरह जलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो माइक्रो तो हमने डिफिनेशन देख ली। माइक्रोस्कोपिक तो क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, यानी जो क्वांटम मैकेनिज्म होती है वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना पे डील करती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अभी आपके लिए नया नाम होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी नाम आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये पूरे रिलेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में मिला के। मैकेनिक्स का फिर रिलेशन पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स का भी रिलेशन पूरा पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे क्लास में। अभी केवल आप नाम समझिए कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना का यूज करते हैं। और इसमें स्केल कौन सी यूज होती है, माइन्यूट स्केल्स ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। क्लियर? तो आपको माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक की डिफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी।